नमस्कार। आज हम हार्पर ली के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये 1960 में पब्लिश हुआ था, पर इसकी कहानी हमें ले जाती है 1930 के दशक के अमेरिका में। एक काल्पनिक शहर है मैकॉम्ब, अलाबामा। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस उपन्यास की काफी अच्छी समीक्षा है। तो आज हमारा इरादा है कि इस अमेरिकी क्लासिक के जो मुख्य विचार हैं, जो पात्र हैं और क्यों ये आज भी इतनी महत्वपूर्ण है, इसको समझें। सही। और इसकी खास बात यह है, जैसा स्रोत भी कहते हैं, कि ये नस्ली अन्याय, नैतिकता, सहानुभूति जैसे बहुत गंभीर विषयों को उठाती है। हाँ। और वो भी एक छोटी बच्ची स्काउट फिंच की नजरों से। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अमेरिकी साहित्य का, आप कह सकते हैं, एक मील का पत्थर है। तो कहानी का केंद्र है स्काउट, उसका भाई जेम और उनके पिता एटिकस फिंच। वो एक वकील है। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि उपन्यास को ना दो हिस्सों में बांटकर देखना आसान रहता है। बिल्कुल। पहला हिस्सा जो है वो बच्चों के बचपन पर है, उनका स्कूल, उनकी शरारतें और खासकर उनका एक रहस्यमयी पड़ोसी है, बू रैडली। उसके प्रति उनका जो एक आकर्षण है, डर भी है। हाँ, वो बच्चों की दुनिया है। इसमें सहानुभूति और समाज को धीरे धीरे समझने की बात है। बच्चे कैसे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, सीखते हैं, ये एक तरह से दूसरे हिस्से की तैयारी है। सही कहा, क्योंकि ये दूसरा हिस्सा काफी गंभीर हो जाता है। वो तब शुरू होता है जब एटिकस एक केस लेते हैं। हाँ, वो टॉम रॉबिन्सन का केस। एक अश्वेत व्यक्ति जिस पर एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया है। यहीं से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ नस्लीय अन्याय का मुद्दा एकदम सामने आ जाता है। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कैसे सारे सबूत टॉम के पक्ष में होने के बावजूद सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग की वजह से उसे दोषी मान लिया जाता है। ये उस समय के समाज का बहुत कड़वा सच दिखाता है। बहुत कड़वा। और दुख की बात यह कि बाद में टॉम भागने की कोशिश करता है और उसे मार दिया जाता है। उफ। तो ये सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं रह जाता, ये उस समय के सामाजिक अन्याय की तस्वीर बन जाता है। और कहानी के अंत में भी एक मोड़ है। वो जो महिला है जिसके आरोप की वजह से ये सब हुआ, उसका पिता बॉबी वेल, वो बच्चों पर हमला कर देता है। हाँ। लेकिन उन्हें बचाता कौन है? वही बू रैडली, जिसे सब अजीब और डरावना समझते थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कौन सच में खतरनाक है और कौन मासूम। चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। सही। तो ये हमें उपन्यास के मुख्य विषयों पर ले आता है। नस्लीय अन्याय तो शायद सबसे बड़ा है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि नैतिक विकास और सहानुभूति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे एटिकस की वो मशहूर सलाह है, हाँ, वो कि किसी को समझने के लिए उसके नजरिए से चीजों को देखना पड़ता है जब तक आप उसकी खाल में उतरकर उसमें घूम ना लें। ये लाइन उपन्यास का सार है एक तरह से। बिल्कुल। और वो मॉकिंग बर्ड का प्रतीक, वो क्या दर्शाता है? मॉकिंग बर्ड, हाँ, स्रोत उसे मासूमियत का प्रतीक मानते हैं। ऐसे लोग जो किसी का बुरा नहीं करते, जैसे टॉम रॉबिन्सन या बू रैडली भी। अच्छा। और उन्हें समाज की बुराई या नासमझी का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है, क्योंकि वो अच्छाई को खत्म करना है। हाँ। और एटिकस का जो साहस है, हाँ। अकेले खड़े होकर सही का साथ देना, वो भी एक बड़ा थीम है। निश्चित रूप से। पात्रों की बात करें तो एटिकस फिंच तो जैसे नैतिक साहस का एक स्टैंडर्ड बन गया है साहित्य में। हाँ, वो तो है। लेकिन स्काउट का नजरिया, उसकी आवाज, वो कहानी को एक खास किस्म की ईमानदारी और भावनात्मक गहराई देती है। एक बच्चे की नजर से कड़वी सच्चाई देखना, वो बहुत असरदार है। ये सब तो है, पर स्रोत कुछ आधुनिक आलोचनाओं का भी जिक्र करते हैं जो आज के समय में उठी हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक बात ये उठती है कि शायद टॉम रॉबिन्सन का चरित्र उतना विकसित नहीं है। वो कहीं न कहीं एटिकस की महानता को उभारने का साधन ज्यादा लगता है। ये एक पॉइंट है। और इसी से जुड़ा है वो वाइट सेवियर वाली बात। मतलब एक श्वेत नायक आता है और हाशिए के लोगों को बचाता है, उनकी अपनी आवाज या एजेंसी थोड़ी दब जाती है। हाँ, ये आलोचना स्रोत भी मेंशन करते हैं। ये आज के लेंस से देखने पर वाजिब सवाल लगते हैं। और कुछ पाठक पहले हिस्से की धीमी गति की भी शिकायत करते हैं शायद। हाँ, ये भी कहा जाता है। उपन्यास परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो ताकत है, जो संदेश है, वो इन बातों के बावजूद कायम है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, स्रोतों के विश्लेषण से यही लगता है कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड आज भी एक बहुत जरूरी किताब है, एक तरह का नैतिक दिशा सूचक। बिल्कुल। यह हमें सहानुभूति, बराबरी और मुश्किल वक्त में भी जो सही है, उसके लिए खड़े होने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो ये किताब किसके लिए ज्यादा प्रासंगिक होगी? छात्र या जो लोग अमेरिकी इतिहास या सामाजिक न्याय में रुचि रखते हैं?
हाँ, उन सब के लिए, और उनके लिए भी जिन्हें अच्छी कैरेक्टर पर आधारित कहानियां पसंद हैं, जिनमें कोई गहरा नैतिक संदेश हो। ये आज भी बहुत कुछ सिखाती है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। एटिकस ने ही कहा था, एकमात्र चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती वो है व्यक्ति की अंतरात्मा। बहुत गहरी बात है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और भीड़ का इतना दबाव रहता है, इस एक वाक्य के क्या मायने हो सकते हैं?